तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो इसी कड़ी में ये सेशन आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। आज हम इस सेशन में बात करेंगे डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में और इसके काफ़ी सवाल जो हैं पिछले एग्जाम्स में आ रहे हैं और आगे आने वाले एग्जाम में भी आएंगे। तो इसको सेशन को ध्यान से देखिए। आज बात करेंगे हम कुछ डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले जो सवाल आ रहा है उस पर बात करते हैं एटीएम के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर बात करेंगे एटीएम का। तो पहला सवाल तो यही बन जाता है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो एटीएम का फुल फॉर्म होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगर इतना ही पूछ दिया तो आपको ऑटोमेटेड टेलर मशीन कर दीजिएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है। अब एटीएम में जो महत्वपूर्ण है वो बोलता है कि ब्राउन लेबल एटीएम। एक होता है ब्राउन लेबल एटीएम होता है और एक होता है वाइट लेबल एटीएम। तो आइए जानते हैं इसमें कि ब्राउन लेबल एटीएम कौन से हैं और वाइट लेबल एटीएम कौन से हैं। जो ब्राउन लेबल एटीएम होते हैं वो ऐसे एटीएम्स होते हैं जो स्टार्ट तो कॉर्पोरेट के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उसको बैंक चलाता है, इंटरनल जो बैंक है वो ऑपरेट करता है उसको, तो उसको बोलते हैं ब्राउन लेबल एटीएम। अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए एटीएम स्टार्टेड बाय कॉर्पोरेट बट ऑपरेशन इज डन बाय बैंक, तो उसको बोलते हैं ब्राउन लेबल एटीएम। मतलब स्टार्टेड बाय कॉर्पोरेट, स्टार्टेड बाय कॉर्पोरेट एंड ऑपरेटेड बाय बैंक, इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटेड बाय बैंक, इसको बोलते हैं ब्राउन लेबल एटीएम। और एक आता है वाइट लेबल एटीएम। एक आता है वाइट लेबल एटीएम। वाइट लेबल एटीएम, अब इसकी परिभाषा सुनते हैं। अगर कॉर्पोरेट ने स्टार्ट किया और कॉर्पोरेट ही चला रहा है तो उसको बोलते हैं वाइट लेबल एटीएम। तो एटीएम स्टार्टेड, इंस्टॉल एंड ऑपरेटेड बाय कॉर्पोरेट, तो उसको बोलते हैं वाइट लेबल एटीएम। उसको लिखते हैं इंस्टॉल भी किया गया है एंड ऑपरेटेड बाय कॉर्पोरेट, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाइट लेबल एटीएम। तो यहाँ दो चीज़ें समझ में आई। पहले तो एटीएम का फुल फॉर्म, एटीएम का ऑटोमेटेड टेलर मशीन उसका फुल फॉर्म है। फिर ब्राउन लेबल एटीएम, ऐसे एटीएम जो स्टार्ट तो कॉर्पोरेट द्वारा किए जाते हैं और उसको बैंक चलाता है, ऑपरेशन उसका बैंक चलाता है, तो उसको ब्राउन लेबल एटीएम कहते हैं। और इंस्टॉल एंड ऑपरेटेड बाय कॉर्पोरेट उसको बोलते हैं वाइट लेबल एटीएम। जो वाइट लेबल एटीएम चलाएंगे उस कॉर्पोरेट का जो पेडअप कैपिटल होना चाहिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए, चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए उसका पेडअप कैपिटल कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए। पेडअप कैपिटल जो है, पेडअप कैपिटल वो 100 करोड़ मिनिमम होना चाहिए। 100 करोड़ जो है होना चाहिए। ये बिल्कुल याद रखिएगा कि जो मिनिमम पेडअप कैपिटल फॉर इंस्टॉलिंग मशीन एंड ऑपरेशन एज ए वाइट लेवल एटीएम शुड बी 100 करोड़। 100 करोड़ होना चाहिए। आते हैं फ्री ट्रांजेक्शन की बात करें। अगर फ्री ट्रांजेक्शन की बात करें, फ्री ट्रांजेक्शन कितने होंगे? तो फ्री ट्रांजेक्शन जो है वो 5 है, 5 टाइम्स फ्री ट्रांजेक्शन है। और अगर ये मेट्रो सिटीज़ में है तो ये फ्री ट्रांजेक्शन 3 है। अगर कोई मेट्रो सिटी में गया तो 3 बार जो है अदर बैंक से फ्री ट्रांजेक्शन करेगा, उसके बाद जो है वो उसके बाद चार्ज लगेंगे। लेकिन अगर दूसरे सिटी में आए तो 2 ट्रांजेक्शन फ्री बचे हैं। लेकिन कोविड को देखते हुए ये हटाया गया था ट्रांजेक्शन में चार्ज, तो आप उसको देख लीजिएगा। अगर कोविड से रिलेटेड पूछे तो आप उसको फ्री में डाल दीजिएगा। और अदरवाइज ये फ्री ट्रांजेक्शन 5 है अदर बैंक का और मेट्रो में 3 है। अब एक चीज़ और पूछता है इसमें पूछता है फेल्ड ट्रांजेक्शन। एटीएम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ पूछता है वो है फेल्ड ट्रांजेक्शन का। फेल्ड ट्रांजेक्शन के बारे में सवाल पूछते हैं कि फेल्ड ट्रांजेक्शन हो गया तो कितने दिन में टर्न अराउंड टाइम है उसका, कितने दिन में वापस आ जाना चाहिए। तो उसका TAT है, टर्न अराउंड टाइम जो फेल्ड ट्रांजेक्शन का है वो ट्रांजेक्शन प्लस 5 डेज में वो आ जाना चाहिए। ट्रांजेक्शन प्लस 5 डे में उसका टर्न अराउंड टाइम है। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन हुए तो वो ट्रांजेक्शन प्लस 5 डे में वापस हो जाना चाहिए। अगर ये इतने दिनों में नहीं आया तो कंपनसेशन पे करना पड़ता है। अगर इतने दिनों में नहीं आया है तो कंपनसेशन पे करना होता है और वो कंपनसेशन होता है 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से कंपनसेशन देना पड़ता है। देखिए फेल्ड ट्रांजेक्शन हो गया तो T प्लस 5 डे में आ जाना चाहिए, ट्रांजेक्शन प्लस 5 डेज में आ जाना चाहिए। 5 डेज में नहीं आया तो 100 रुपीज़ पर डे कंपनसेशन देना पड़ेगा और वो कंपनसेशन है विदाउट एप्लीकेशन उनको चले जाने चाहिए। ये जो मेन बात है। अगर वो कंप्लेंट किया है
ट्रांजेक्शन के 30 दिनों के अंदर कंप्लेंट किया है तो कंपनसेशन मिलेगा, 30 दिनों के बाद कंप्लेंट किया है तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो कंपनसेशन विल बी अवेलेबल इफ कंप्लेंट इज मेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। अगर 30 डेज के अंदर अगर वो कंप्लेंट किया है तो कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन ट्रांजेक्शन के 30 डेज के बाद अगर कंप्लेंट किया है तो उसका जो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ये मुख्य बात है एटीएम से रिलेटेड। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर चेक ट्रंकेशन की। चेक ट्रंक्शन की बात करते हैं। जो चेक जो है वो ट्रंकेट करते हैं, उसको स्कैन करते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं चेक ट्रंक्शन। ये इससे रिलेटेड सवाल पूछा है, जैसे पूछा जाएगा कि चेक ट्रंक्शन क्या है, तो आप उसको बोल सकते हैं कन्वर्टिंग फिजिकल चेक इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड चेक ट्रंक्शन। अगर किसी चेक के फिजिकल फॉर्म को कन्वर्ट कर देंगे हम, अगर किसी फिजिकल चेक को इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रंक्शन। तो कन्वर्टिंग फिजिकल चेक टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड चेक ट्रंक्शन। और ये इमेज जो है भेजा जाता है कलेक्शन के लिए, और चेक जो है ओरिजिनल फिजिकल चेक जो वहां पर रख दिया जाता है। तो 1/4/2016 से जो सारे गवर्नमेंट चेक हैं वो भी ट्रंकेट होंगे। तो 1 अप्रैल 2016 के बाद जो गवर्नमेंट चेक हैं वो ट्रंकेटेड होंगे और इलेक्ट्रॉनिक इमेज के रूप में भेजे जाएंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है ये है कि बोथ, अगर फिजिकल चेक हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक चेक हो, उनको जो है बैंक को 10 साल तक रखना होगा। तो बोथ फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस to be preserved for 10 years, to be preserved for 10 years। यहाँ पर 10 years रखना पड़ेगा ये चेक कलेक्शन के में। तो ये मुख्य बात थी चेक ट्रंक्शन की, कि कन्वर्टिंग फिजिकल चेक टू इलेक्ट्रॉनिक इमेज, और उसको जो है जो बोथ पार्ट है उसको 10 साल तक के लिए रखना पड़ेगा। जी हाँ, अब बात करते हैं ईसीएस की। ईसीएस जिसको इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम बोलते हैं, इसमें होता है ईसीएस डेबिट। पूछता है ईसीएस डेबिट का क्या मतलब है या ईसीएस क्रेडिट का क्या मतलब है। तो ईसीएस डेबिट का मतलब ये होता है जब अनेक खाते डेबिट होते हैं और एक खाता क्रेडिट होता है उसको बोलते हैं ईसीएस डेबिट। जी हाँ, जब अनेक खाता डेबिट होता है और एक खाता क्रेडिट होता है उसको बोलते हैं ईसीएस डेबिट बोलते हैं। और ये ज़्यादातर पेमेंट जो इंस्टॉलमेंट होते हैं, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, यूटिलिटी बिल्स, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, यूटिलिटी बिल्स, इनको ईसीएस लगा के रखते हैं। तो ये यूटिलिटी बिल्स वगैरह ये ईसीएस डेबिट होते हैं। और एक होता है ईसीएस क्रेडिट, ईसीएस क्रेडिट होता है। अब ये ईसीएस क्रेडिट क्या होता है, जब एक खाता डेबिट हो और बहुत सारे खाते क्रेडिट हो तो उसको बोलते हैं ईसीएस क्रेडिट बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट की सब्सिडी है या कोई सामाजिक वृद्धा पेंशन है, तो उस कंडीशन में ये ईसीएस जो है क्रेडिट होता है। मतलब इसका मतलब वो ईसीएस डेबिट का जब जो अनेक खाते डेबिट हो और एक खाता क्रेडिट हो, और ईसीएस क्रेडिट का मतलब जब एक खाता डेबिट हो और अनेक खाता क्रेडिट हो तो उसको बोलते हैं ईसीएस क्रेडिट। जैसे एग्जांपल के लिए जो है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, सब्सिडी है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, स्कॉलरशिप है, सब्सिडी है, पेंशन है, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड पेमेंट है, डिविडेंड, तो इसको बोलते हैं ईसीएस क्रेडिट बोलते हैं। अब मान लीजिए किसी ने ईसीएस दिया हुआ है अपने यूटिलिटी बिल्स के लिए और डिसऑनर हो गया, तो उसके लिए पेनल्टी होता है ईसीएस के लिए। जी हाँ, अब बात करते हैं पेनल्टी ऑन डिसऑनर ईसीएस मैंडेट। अगर ईसीएस जो इंस्ट्रक्शन है वो डिसऑनर हुआ तो उसकी जो पेनल्टी होती है, और जो मैक्सिमम फाइन होता है ईसीएस का, जितना अमाउंट का जो ईसीएस होगा उसका 2 गुना, मतलब डबल ऑफ द ईसीएस इंस्ट्रक्शन, इसका जो पेनल्टी होगा डबल ऑफ द ईसीएस इंस्ट्रक्शन, उसका डबल पेनल्टी होगा। और जो ईसीएस दिया है वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसकी पेनल्टी होगी उस ईसीएस अमाउंट का डबल। या इम्प्रिजमेंट है, जेल है, 2 ईयर का है, 2 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है, जेल है, आर बोथ, या दोनों दे सकता है, आर बोथ। तो ये पेनल्टी है ईसीएस जो है डिसऑनर होने में, कि या तो वो डबल अमाउंट ईसीएस का हो जाएगा या तो फिर वो 2 साल की कैद, या दोनों भी दे सकते हैं। ये ईसीएस डिसऑनर का अगर मैंडेट होता है तो ये पेनल्टी उसको दी जाती है। जी दोस्तों, अब बात करते हैं प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए बात करते हैं, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जिसको पीपीआई भी बोलते हैं, प्रीपेड
मेंट्स के बारे में बात करते हैं। ये प्रीपेड कार्ड होते हैं जिनकी मिनिमम वैलिडिटी जो होती है, इनकी मिनिमम वैलिडिटी वो होती है 6 मंथ। मिनिमम वैलिडिटी 6 मंथ है, 6 मंथ। ये जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें पैसा पहले से लोड कर दिया जाता है, फिर इसको जो है शॉपिंग में या बिल पेमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। इसको बोलते हैं प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट और इनकी वैलिडिटी, मिनिमम वैलिडिटी जो है 6 मंथ होती है। और इसमें जो पैसा डाला जाता है, अगर ये विदाउट KYC है, मतलब मिनिमम इन्फॉर्मेशन के साथ है। मिनिमम इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ? मिनिमम इन्फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि अगर उसने नाम, मोबाइल नंबर और एक डिक्लेरेशन दे दिया तो उसको बोलते हैं मिनिमम इन्फॉर्मेशन। तो मिनिमम इन्फॉर्मेशन से अगर ये प्रीपेड कार्ड बना रहा है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट जो होगी, मैक्सिमम लिमिट होगी वो 20,000 होगी। वो होगी 20,000। पहले ये 10,000 था जिसको बढ़ाकर 20,000 कर दिया, तो ये 20,000 होगी। और अगर कोई 1 KYC दिया, विथ 1 KYC दिया, 1 KYC डॉक्यूमेंट दिया, चाहे ID प्रूफ दे दिया, एड्रेस प्रूफ दे दिया, तो ये मैक्सिमम लिमिट जो होगी वो मैक्सिमम ₹50,000 होगी, 50,000। और अगर फुल KYC दे दिया, फुल KYC विथ फुल KYC दे दिया, विथ फुल KYC, अगर फुल KYC दे दिया, जैसे बैंक में हम खाते खोलते हैं फुल KYC, तो इसमें जो प्रीपेड कार्ड मैक्सिमम 1 लाख हो जाएगा। जी हाँ, ₹1 लाख। तो इसमें मैक्सिमम ₹1 लाख हो जाएगा, ये याद रखिए। तो ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है। अब इस प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए कोई मिनिमम जो है इंफॉर्मेशन से किया है, इसको रीलोड किया जा सकता है, रीलोड किया जा सकता है। लेकिन रीलोड करने के लिए फिर KYC मांगता है, और वो 18 महीने तक थे पहले रीलोड करने के लिए, लेकिन अब उसको 24 महीना बढ़ा दिया। मतलब उसको 18 महीने से लेके जो उसकी वैलिडिटी थी 18 महीना मैक्सिमम, उसको 24 मंथ्स कर दिया है। KYC देने पर इसको रीलोड कर सकते हैं, और बिना KYC के जो है ये 20,000 तक मैक्सिमम हो सकता है। तो ये इसको जो है अगर आएगा तो ये 24 मंथ्स में आप टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि ये चेंज आया अगस्त 2019 में। तो ये प्रीपेड के लिए बारे में पूछा जाएगा तो इस तरह से आप मैक्सिमम जो प्रीपेड है 1 लाख, फुल KYC 1 KYC है तो 50,000, और मिनिमम इन्फॉर्मेशन तो पहले 10,000 था, अभी ये 20,000 कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको सरल तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अभी अब महत्वपूर्ण पहलू पे बात करेंगे, वो है ट्रांजेक्शन लिमिट। इनकी जो ट्रांजेक्शन लिमिट कितनी होती है, ये जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में काफ़ी सवाल पूछते हैं इनके ट्रांजेक्शन लिमिट की। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर इंटरनेट बैंकिंग है और वो पर्सनल इंटरनेट बैंकिंग है, पर्सनल और नेट बैंकिंग है, पर्सनल नेट बैंकिंग है तो उसकी लिमिट क्या होगी, तो ये बात कर लेते हैं। पर्सनल नेट बैंकिंग की लिमिट जो होती है, ये हो सकता है अलग अलग बैंकों के लिए थोड़ा वेरी हो, लेकिन मैं जो यहाँ स्टैंडर्ड बता रहा हूँ वो देख लीजिएगा और अपने बैंक से मिला लीजिएगा। अगर पर्सनल इंटरनेट बैंकिंग है तो ₹5 लाख पर ट्रांजेक्शन 5 लाख है, और पर डे जो है ₹10 लाख, पर डे ₹10 लाख है। ये पर्सनल नेट बैंकिंग से ये कर सकते हैं। पर्सनल नेट बैंकिंग है तो 5 लाख पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और 10 लाख जो है पर डे कर सकते हैं। और अगर ये कॉरपोरेट है, अगर ये कॉरपोरेट नेट बैंकिंग है, कॉरपोरेट नेट बैंकिंग, तो इसकी लिमिट देख लेते हैं। कॉरपोरेट नेट बैंकिंग है तो उसमें पर ट्रांजेक्शन जो है ₹10 करोड़ है, 10 करोड़ पर ट्रांजेक्शन, और ₹100 करोड़ पर डे, ₹100 करोड़ जो है पर डे ये ट्रांजेक्शन कॉरपोरेट नेट बैंकिंग में कर सकते हैं। और पर्सनल में 5 लाख पर ट्रांजेक्शन और 10 लाख पर डे है। अब चर्चा करते हैं मोबाइल बैंकिंग का क्या लिमिट है। अगर मोबाइल बैंकिंग लिए हुए हैं, मोबाइल बैंकिंग से करते हैं, जो ऐप होता है उनका बैंकों का मोबाइल बैंकिंग का, तो इसकी ट्रांजेक्शन लिमिट की चर्चा करते हैं। तो पर ट्रांजेक्शन इसकी जो मैक्सिमम है पर ट्रांजेक्शन वो है ₹50,000, रुपीस है 50,000 पर ट्रांजेक्शन इसकी लिमिट है, पर ट्रांजेक्शन ₹50,000। और पर डे अगर देखेंगे तो ₹1 लाख पर डे है, ₹1 लाख पर डे, ये पर डे। और अगर मंथ में देखेंगे तो 5 लाख, ₹5 लाख पर मंथ है, पर मंथ 5 लाख। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें, पर डे ट्रांजेक्शन जो है, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन जो है, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन पर डे वो 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं पर डे। तो ये मोबाइल बैंकिंग के लिए हो गया। मोबाइल बैंकिंग के लिए क्या है, एक ट्रांजेक्शन मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम एक ट्रांजेक्शन 50,000 कर सकते हैं, और पर डे 1 लाख रुपए कर सकते हैं।
और पर मंथ जो है 5 लाख रुपए कर सकते हैं और मैक्सिमम ट्रांजेक्शन पर डे जो है 10 कर सकते हैं। ये नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यूपीआई ट्रांजेक्शन की। अब बात करते हैं यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट सर्विस बोलते हैं जिसको, यूपीआई ट्रांजेक्शन की। तो इनकी क्या लिमिट है देख लेते हैं। तो यूपीआई ट्रांजेक्शन में पर ट्रांजेक्शन की जो लिमिट है मैक्सिमम जो है मैक्सिमम ₹20,000 पर ट्रांजेक्शन, यूपीआई की 20,000 पर ट्रांजेक्शन। और पर डे का जो है मैक्सिमम 40,000 और ₹40,000 पर डे। पर डे 40,000 और पर डे जो ट्रांजेक्शन है मैक्सिमम ट्रांजेक्शन जो है वो 20 कर सकते हैं। 20 ट्रांजेक्शन पर डे जो है वो मैक्सिमम कर सकते हैं, पर डे 20 ट्रांजेक्शन। तो यहाँ मैक्सिमम जो है 20,000 पर ट्रांजेक्शन है और पर डे ट्रांजेक्शन जो है 40,000 है और 20 ट्रांजेक्शन पर डे कर सकते हैं मैक्सिमम। ये होता है यूपीआई का। अब बात करते हैं भीम आधार पे। भीम आधार पे की बात करते हैं। तो भीम आधार पे में क्या होता है, एक मर्चेंट होता है और एक कस्टमर होता है। तो अगर मर्चेंट की बात करें, अगर मर्चेंट हैं तो मैक्सिमम ₹20,000 पर ट्रांजेक्शन। अगर मर्चेंट है तो मैक्सिमम पर ट्रांजेक्शन है और पर डे जो ट्रांजेक्शन है 2 लाख है, ₹2 लाख पर डे। और अगर कस्टमर है तो पर डे ट्रांजेक्शन जो है ₹50,000 होंगे, ₹50,000 पर डे ये कस्टमर के लिए होगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि भीम आधार पे अगर मर्चेंट है तो 20,000 पर ट्रांजेक्शन और 2 लाख जो है पर डे ट्रांजेक्शन है और कस्टमर है तो 50,000 पर डे इसका लिमिट हो जाएगा और इसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं है। ये भीम आधार पे जो है मर्चेंट और कस्टमर के लिए इस तरह से है। अब बात करते हैं आईएमपीएस लिमिट की। अब बात करते हैं आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस जिसको बोलते हैं, उनकी ट्रांजेक्शन लिमिट की बात करते हैं। तो जो आईएमपीएस होता है वो पर ट्रांजेक्शन जो है मैक्सिमम जो है पर ट्रांजेक्शन ₹1 लाख है, ₹1 लाख पर ट्रांजेक्शन और मैक्सिमम पर डे का 2,000 पर डे जो मैक्सिमम है वो, और पर डे मैक्सिमम जो है 2 लाख है। पर ट्रांजेक्शन 1 लाख है मैक्सिमम और पर डे ट्रांजेक्शन जो है 2 लाख रुपीस है आईएमपीएस में। और एक होता है NUUP जिसको अनस्ट्रक्चर्ड सर्विस डाटा भी बोलते हैं, जो #99 स्टार लगा के जो करते हैं ना तो उसको NUP बोलते हैं। जिनमें नेट नहीं रहता है फिर भी इसमें ट्रांजेक्शन हो जाता है उसको NUUP बोलते हैं। तो ऐसे जो ट्रांजेक्शन होते हैं इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है वो है पर ट्रांजेक्शन, जो लिमिट है पर ट्रांजेक्शन मैक्सिमम है ₹5,000, 5,000 मैक्सिमम है और पर डे भी लिमिट इसकी 5,000 है, पर डे भी लिमिट इसकी 5,000 है। तो ये क्लियर हो गया NUUP का। ये 5,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते। जिनमें ऐसे जहाँ USSD के प्लेटफॉर्म पे होता है तो इसमें क्या होता है, जिसमें नेट नहीं होता है, टेक्स्ट मैसेज भी होते हैं, उसके आधार पर पेमेंट हो जाते हैं। तो पर ट्रांजेक्शन इसकी लिमिट 5,000 और पर डे की लिमिट जो है 5,000 होती है। अब एटीएम के लिए अलग अलग वेरिएंट होते हैं। एटीएम में कैश विड्रॉल के लिए 40,000 होता है, अलग उसमें वेरिएंट में वो 1 लाख होता है। वो अलग अलग अपने बैंक के प्रोडक्ट के आधार पर उसके सेलेक्ट फीचर आप देख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी सवाल पूछे। सेविंग में अगर सेविंग प्लस में एटीएम कार्ड है तो 2 लाख निकाल सकता है, लेकिन अगर नॉर्मल है तो 40,000 निकाल सकता है। ये इंटरनल बैंक का आप प्रोडक्ट देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी हम कुछ डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे जिसमें हम लोग एटीएम से स्टार्ट किए थे। एटीएम के बारे में चर्चा करें, फिर उसके बाद ब्राउन लेवल एटीएम क्या होता है, व्हाइट लेवल एटीएम क्या होता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के बारे में बात किए, फिर चेक ट्रांजेक्शन के बारे में बात किए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के बारे में बात किए, फिर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किए, फिर नेट बैंकिंग के बारे में बात किए, कॉर्पोरेट बैंकिंग के बारे में बात किए, मोबाइल बैंकिंग के बारे में बात किए, फिर आईएमपीएस के बारे में बात किए, यूपीआई के बारे में बात किए, आधार पे के बारे में बात किए, भीम आधार पे मर्चेंट के लिए भी बात किए, कस्टमर के लिए बात किए, आईएमपीएस के बारे में बात किए और फिर उसके बाद हम लोग NUUP के बारे में भी बात किए। तो ये जो ट्रांजेक्शन लिमिट है ये थोड़ा देख लीजिएगा और आपके इंटरनल बैंक में अगर कोई लिमिट है तो इनसे मिलान कर लीजिएगा। और मैं ये स्टैंडर्ड लिमिट दिया हूँ जो RBI द्वारा जारी किए गए हैं नेशनलाइज्ड बैंकों के लिए। तो ग्रामीण बैंक का थोड़ा आप अपना देख लीजिएगा और अगर मैच हो रहा है तो इसको बताइएगा। अगर कोई आपको इसमें डाउट लगे तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज के द्वारा या इसी में कमेंट करके बताइए, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज के इस डिजिटल प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आज इतना ही। आशा करता हूं कि आज की वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह बने रहिए सफलता के शिखर की ओर जाने के लिए। सभी की सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।